जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस 22 में। साथियों, मैं अभिषेक सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आइए, जो कल हमने स्टार्ट किया था वर्णमाला, उसका जो पहला टॉपिक था उसको आपने बहुत ही प्यार और स्नेह दिया है। मैं फिर से आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा, यही आशा करूंगा कि आप इसे भी उतना ही प्यार और सम्मान स्नेह आपका मिलेगा जितना कि आपने पहले वीडियो को दिया। तो आज हमारी वर्णमाला की ये दूसरी टॉपिक होगी, जिसमें पहले टॉपिक में हमने आपको स्वर पूरा कंप्लीट कराया था और दूसरी टॉपिक में हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। देखिए साथियों, आपको एक एक छोटी छोटी बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, उस सब को मैंने कवर किया है और सब पूरा आपको बताते ले चल रहा हूँ। देखिए, वर्णमाला की दूसरी टॉपिक आज व्यंजन है। तो व्यंजन पे हम चर्चा करने से पहले आज का आप मोटिवेशन सुन लीजिए। वक्त तू कितना भी सता ले हमें, वक्त तू कितना भी सता ले हमें, माँ कसम एक मोड़ पे तुझे भी बदल देंगे। वक्त तू कितना भी सता ले हमें, माँ कसम एक मोड़ पे तुझे भी बदल देंगे। बस इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ आप लगे रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। निश्चित है आपका वक्त एक दिन बदलेगा। आइए साथियों, समय न जाया करते हुए आपका सीधे हम चलते हैं टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन का और वर्णमाला पार्ट 2। देखिए, सर्वप्रथम हम देख लेते हैं व्यंजन का निर्माण कैसे हुआ है। तो व्यंजन जब देखेंगे तो दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस अंजन। वी प्लस अंजन का जब आप संधि करेंगे तो व्यंजन होता है। और वी का मतलब होता है कमी या अभाव, अंजन का मतलब होता है स्वर। अर्थात व्यंजन का अर्थ है कि स्वर की कमी। अगर व्यंजन की परिभाषा को देखा जाए तो व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है या स्वरों की सहायता से ही इसका उच्चारण किया जाता है, उसी को हम व्यंजन कहते हैं। तो पहले मैं एक बार पुनः आपको रिवीजन करा देता हूँ। जो कल का टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसमें आपको मैंने बताया कि हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड होते हैं, जिनमें देखिए 11 स्वर हैं। 11 स्वर को मैंने आपको बखूबी अच्छी तरीके से बताया। 2 अयोगवा में आपको एक बताया था मैंने अनुस्वार और दूसरा बताया था मैं विसर्ग, यानी अंग और अह। ये आपके होते हैं। ये जो स्पर्श व्यंजन है आपके 25 होते हैं, जिनको मैं अभी आपको पूरी अच्छी तरीके से बारीक से एक एक पॉइंट पे आपको बताऊंगा। अंतस्थ व्यंजन, इसकी भी चर्चा आगे करूंगा, लेकिन अभी भी आपको बता दे रहा हूँ। अंतस्थ व्यंजन, अगर आप संस्कृत पढ़े होंगे, टेट, सुपर टेट और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ संस्कृत की बहुत महत्व होती है, उसमें बताया है महर्षि पाणिनि इसे यण प्रत्याहार जो होता है उसके अंदर रखते हैं। और 4 वर्ण कौन कौन से हैं? य, व, र और ल। ये चारों वर्ण आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसमें व्यंजन की बात की जाए तो उसमें व्यंजन में भी 4 हैं। कौन? आपका दंती स, तालव्य स, मूर्धन्य स और ह। ये जो 4 वर्ण हैं ये आपके उसमें व्यंजन कहलाते हैं। बाकी हम आते हैं संयुक्त व्यंजन पे। तो संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। कौन? छ, त्र, ज्ञ और श्र। इन चारों व्यंजनों का जो उच्चारण, मतलब चारों व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन, किसी न किसी 2 व्यंजनों के मिलने से ही, 2 व्यंजनों को योग से ही इनका निर्माण होता है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए, एक है ताड़न जात, इसको अन्य और नाम से भी जाना जाता है। इसको द्विगुण व्यंजन, ताड़न जात और अन्य कई नाम हैं, क्योंकि इसमें 2 गुण, जैसे आप कहीं देखे होंगे पढ़ाई, आप देखे होंगे शब्द सड़क, तो वहाँ पे अंग्या नहीं रहता है। और यही है ताड़न जात का ही जो है, इसमें ड़ रहता है और ये ड़ रहता है। इसको ढ आप नहीं कर सकते, इसको अंग्या नहीं कर सकते। ये ड़ के भांति ही आपका उच्चारण स्थान होता है, इसीलिए इसको ताड़न जात द्विगुण व्यंजन, क्योंकि ये 2 गुणों समाहित होता है, इसीलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। आइए आगे आपको बखूबी हम बताते चलते हैं। पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की।
देखिए, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसको हम पहले वर्गों में तोड़ लेते हैं। तो आपका एक होता है क वर्ग, इसमें क से लेके अंज्ञा तक होते हैं। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। फिर आपका आएगा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड, ढ, अण, त वर्ग, त, थ, द, द, न। आपका आएगा प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये आपके 5 वर्ग होते हैं। देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनका उच्चारण स्थान भी देखा जाए तो इसको आपको ट्रिक के माध्यम से मैं बताता हूँ। बहुत से ट्रिक होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। इसका एक साथ ट्रिक है KTM-DO, यानी KTM 2। बहुत से लोगों के शादी उदी में डिमांड होती है, मुझे अपाची चाहिए, कोई पल्सर मांगती है। वैसे आपकी भी डिमांड है, हाँ, इस हिंदी वर्णमाला में कि हमें KTM दो। KTM का मतलब देखिए, के का मतलब कंठ, और टी का मतलब तालु, एम का मतलब मुर्दा, और डी का मतलब दंत, ओ का मतलब ओष्ठ। ये जो आपके 25 वर्ण हैं, इसको स्पर्श व्यंजन, या वर्गीय व्यंजन, अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए, और भी इसके ट्रिक हैं। या तो हम इसे कता मुधो कह देंगे। मान लीजिए यहाँ पे कता मु द ओ। क का मतलब सीधे आपका कंठ से, त का मतलब आपका तालु, म से मतलब मुर्दा, द का मतलब दंत, ओ का मतलब ओष्ठ। तो बात वही है आपकी, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। तो ये जो पूरे क वर्ग हैं, इनका जो उच्चारण स्थान है आपका कंठ से होता है। पूरे च वर्ग का आपका उच्चारण स्थान तालु से होता है। पूरे ट वर्ग का आपका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। और पूरे त वर्ग का उच्चारण स्थान आपका दंत से होता है। और पूरे प वर्ग का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ से होता है। तो आप इस शर्त के माध्यम से आपको उच्चारण करने में, उच्चारण स्थान के बारे में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं समझता हूँ आप बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे कि नहीं, कहाँ से कौन कौन से चीज़ों का उच्चारण स्थान होता है। आपकी बात रहेगी इस स की और इस स की। तो ये देखिए, ये दंत स कहलाता है, यानी इसका भी उच्चारण स्थान दंत से होता है। ये तालव्य स कहलाता है, और ये मूर्धन्य स कहलाता है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे इचु ऐसा नाम तालु, ऋचु ऐसा नाम मूर्धा, हाँ, तो इसमें आपको जब उच्चारण स्थान आप पढ़ेंगे बारीकी से, तो उसमें आपको पूरा महर्षि पाणिनि ने जो महर्षि सूत्र दिया है, उसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से बताया है कि किस वर्ग का कहाँ से उच्चारण स्थान होता है। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया, मैं यही बेहतर मानता हूँ आप इसी ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि बहुत ईजी भी है, हाँ, तो आप इसको आसानी से जान भी सकते हैं। और ये देखिए, ये जो वर्ग के 5वें अक्षर हैं, वर्ग के पूरे 5वें अक्षर हैं, इनका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका से होती है, यानी नाक से होती है।
इन सारे पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका से होती है, इसीलिए इसे नासिक वर्ण भी कहते हैं। और ये जो हैं आपके च छ ज झ, इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है? जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो इनको उच्चारण करते समय आपका जो वायु है वो एकदम जीवा को स्पर्श करते हुए निकलता है, पूरा गर्म हवा निकलती है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पूरे एकदम जो आपका उच्चारण था सबको स्पर्श करते हुए निकलता है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो दो वर्ण हैं, एक त और दूसरा द, इन दोनों को लचोदर वर्ण कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है आपको यूपी पुलिस और तमाम वनडे एग्जामों में, किन लचोदर वर्ण किन दो वर्णों को कहा जाता है, तो वो त और द को कहा जाता है। अब बात आती है अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन आपको मैंने बताया है, अंतस्थ व्यंजन आपको 4 होते हैं। ये 4 कौन कौन से हैं? तो पहला एक यह है, दूसरा र है, तीसरा ल है और चौथा व है। ये देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी के तहत बताने जा रहा हूँ। आप किसी भी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो एकदम बिल्कुल ऐसे ही दिया होगा। यह को एनसीईआरटी पूर्ण अर्धस्वर मानता है, और वह को अर्धस्वर कहलाता है। यानी पूर्ण रूप से जो वह है वह अर्धस्वर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अर्धस्वर कहलाता है। अगर अर्धस्वर कह रहे हैं, सॉरी, अर्धव्यंजन। अगर देखा जाए, यह को एनसीईआरटी जो है पूर्ण अर्ध व्यंजन मानता है और वह को अर्ध व्यंजन मानता है। ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। वहीं र को देखा जाए तो इसको अन्य तमाम प्रकंपित, इसको लुंठित और इसको कंपनजात, अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। तो आपने अभी वर्णमाला के जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन, उनको बखूबी समझा होगा। यानी आपने अभी तक 29 वर्णों को समझ लिया है और 4 मैंने आपको उसमें वर्ण बताए हैं जो स, ह हैं, तो आप उनको भी समझे होंगे। तो उनको भी आपको मैंने बता दिया, उच्चारण स्थान सहित बता दिया हूँ। तो आप कुल मिला के जो 33 व्यंजन होते हैं मुख्य रूप से, उनके बारे में आप समझ गए हैं। आइए अब मैं चलता हूँ सीधे व्यंजन के भेदों पे। व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं, व्यंजनों को कहाँ कहाँ बांटा गया है। मैं पहला लेता हूँ प्राण वायु के आधार पे। प्राण या वायु के आधार पे व्यंजन के भेद। तो प्राण और वायु के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। पहला
अल्प प्राण, दूसरा जो आपका है वो महाप्राण। जब किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय अगर हमारे मुख से अल्प मतलब कम, अल्प का मतलब कम, अप्राण का मतलब हवा, वायु, तो अगर जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अगर कम हवा निकलती है तो उसी को हम अल्प प्राण कहते हैं। और जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जब ज़्यादा हवाएं निकलती हैं तो उसको हम महाप्राण कहते हैं। लेकिन बात ये होती है कि हम कैसे पहचाने इसे, तो मैं आज एक बेहद शानदार ट्रिक के साथ आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप बहुत ही देखेंगे और समझ जाएंगे कि नहीं कौन कौन से अल्प प्राण होते हैं, कौन कौन से महाप्राण होते हैं। आपको घोषत्व, अघोषित मतलब घोष और अघोष के बारे में बताऊंगा। सब कुछ मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बेसिक तो बता ही रहा हूँ, साथ साथ आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे कौन से आप वर्ण पहचानेंगे जिसमें वर्णमाला में आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट कीजिए, आपको परेशानियाँ निश्चित दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। अल्प का मतलब आप जानते होंगे छोटा, महा का मतलब बड़ा। तो अगर जिस किसी, ये ट्रिक है किसी एनसीईआरटी की शब्द नहीं है, मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाया हूँ, उसके लिए बताया हूँ। जिस किसी वर्ण के साथ वर्ण का उच्चारण करते समय जैसे हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, अगर अंग्रेजी में उच्चारण करें, जैसे आप देखिए क है, तो क का उच्चारण हम करेंगे तो इसको हम इंग्लिश में हम के लिखते हैं। लेकिन जैसे ख का उच्चारण करें तो के और एच लिखते हैं। तो यही बस ट्रिक पकड़ना था कि जिस किसी वर्ण का उच्चारण करते समय अगर उसके साथ एच लगा हो, अंग्रेजी वर्ण का एच अगर लगा हो, तो हम उसे सीधे महाप्राण में मानते हैं। तो आप देखेंगे ग घ अंग्या, आप देखेंगे पहला जो के है, दूसरा के एच है, तीसरा आपका जी होगा, फिर चौथा आपका जी एच होगा और पांचवा आपका एन हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे तो पहला और आपका तीसरा और चौथा, पहला और चौथा जो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का जो स्पर्श व्यंजन वर्ग का है, पहला नहीं दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो आपका महाप्राण, और पहला, तीसरा और पांचवा ये आपका अल्प प्राण होता है। यानी अल्प प्राण बराबर 1, 3, 5 और महाप्राण बराबर 2 और 4। इसमें आपका तालव्य स, दंती स, तीनों स आ जाएंगे और इसमें आपका अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा य, व, र, अ, ल। आपके प्राण और वायु के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। मैंने ट्रिक भी बता दिया, जिस किसी वर्ण के साथ अगर अंग्रेजी का एच लगा हो तो उसको आप सीधे महाप्राण में काउंट कीजिएगा, और जिस किसी वर्ण के साथ अगर एच न लगा हो उसे आप अल्प प्राण में काउंट कीजिएगा। बहुत आसानी के तहत आप इसको मतलब विभाजन कर सकते हैं, किसी भी आप परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अल्प प्राण में आपको बता दें प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। और महाप्राण में आपको देखिए तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण का दूसरा, चौथा और उष्म वर्ण जो तीनों स और ह हैं ये आपको महाप्राण में आते हैं। तो चलिए अगले भेद की तरफ हम चलते हैं। अगला जो भेद है आपका वो घोषत्व के आधार पे है। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद, इसके भी दो भेद होते हैं। घोषत्व के आधार पे भी व्यंजनों के दो भेद होते हैं। पहला आपका आएगा अघोष
दूसरा जो है आपका वो है सघोष। देखिए इसको भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो अघोष की मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, अघोष एक दोष। अघोष को बहुत ही अच्छा, अघोष को भी अलग करने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक बनाई है। ये देखिए, अघोष एक दोष। अघोष हम कैसे कहेंगे? एक का मतलब प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर, चाहे वो क वर्ग हो, ख वर्ग हो, त वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, उसका पहला अक्षर। और दो का मतलब दूसरा अक्षर, यानी पहला, दूसरा, और स का मतलब आपका तीनों श, यानी तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श। ये आपका तीनों श आके जब अघोष हो जाते हैं तो आप सिंपल से, जब आप इसको डिवाइड कर लिए, अब निकाल दिए बाहर, तो बाकी जो बचे आपके सघोष हो जाएंगे। सघोष में आपका आएगा 3, 4, 5 और प्लस आपका अंतस्थ, क्योंकि आपको पता ही हो गया कि जब पहला और दूसरा और तीनों श आपके चले गए अघोष में, तो बाकी आपके जो बचे वो अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। इसमें ह भी आ जाएगा। तो ये हो गया घोषत्व के आधार पे, और बहुत ही शानदार ट्रिक है। आप बस एक चीज़ याद कर लीजिए कि अघोष एक दोष। एक का मतलब प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, दो का मतलब प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा, और स का मतलब तीनों श। तो ये तो हो गया आपका घोषत्व के आधार पे स्वरों के भेद। और देखिए 4 मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। कौन? छत्री, त्र, ज्ञ और स्र। प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में ये पूछता है कि 6 वर्ण किस वर्ण के बाद आएगा, इनका उच्चारण स्थान किस वर्ण के बाद होता है। आप देखेंगे हम लोग जैसे रेगुलरली पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या है, हम बहुत लास्ट में जाके 6 का उच्चारण करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका जो मेन उच्चारण स्थान है, देखिए 6 को कैसे हम डिवाइड करते हैं। 6 को हम अंग्रेजी में लिखेंगे KSH A या KSH भी लिखते हैं। तो देखिए K का मतलब आपका क हो गया, और SH का मतलब आपका स होता है, यानी ये मूर्धन्य श। क और मूर्धन्य श से मिलके 6 बनता है। तो आपको अब इसमें ये भी नहीं दिक्कत होगी कि नहीं हम इनको कैसे पहचानें कि किस वर्ग के बाद आएगा। तो उसका सिंपल से तरीका है, आप उसका पहले अंग्रेजी में उच्चारण कर लीजिए। अंग्रेजी में कैसे इसे लिखा जाता है, तो अंग्रेजी में 6 को KSH लिखा जाता है, तो मतलब आपका K के बाद आपका 6 आएगा। त्र को देखा जाए तो TRA लिखा जाएगा। T का मतलब त, R का मतलब र। त और र के दोनों के संयोग से आपका त्र हुआ है। ज्ञ का मतलब आप देखेंगे JYA, J ये आपको देखिए ज और य के संयोग से आपका ज्ञ होता है। और स्र को आप देखेंगे तो ये तालव्य श और र के संयोग से आपका स्र का निर्माण होता है। तो मैंने आपको इस व्यंजन के, इस वर्णमाला के पार्ट 2 वीडियो में देखिए 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, इन सब के बारे में बता दिया। 2 द्विगुण व्यंजन क्यों वो द्विगुण कहलाते हैं, क्योंकि उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो भी मैंने बता दिया। तो आपको इस तरह से वर्णमाला की ये टॉपिक पूरी समाप्त हो गई। आप मुझे लाइक और शेयर करके नीचे कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा कि टॉपिक आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा बिल्कुल। और फिर से एक बार मैं अगले टॉपिक के साथ आपके बीच में फिर जल्द कल उपस्थित हूँगा। ठीक है, नमस्कार।